हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल वर्मा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 9 सालों से हमीरपुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मेरे ऑफिस में मेरी स्पेशल गेस्ट हैं दीतिका कांगू, जो कि एक स्टूडेंट हैं। ये जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन कर रही हैं दीतिका, बेंगलोर से। और मैं दीतिका को नवोदय के टाइम से जानती हूँ, जब दीतिका 10th क्लास में थी। और अब दीतिका जो है बेंगलोर में पढ़ाई कर रही हैं और आज मुझसे मिलने आई हुई हैं दीतिका। तो एक इंटरव्यू जो है, मैंने कहा दीतिका के साथ कि एक इंटरव्यू किया जाए, और दीतिका ने कहा कि क्योंकि मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ तो मैडम मैं आपका इंटरव्यू करूँगी। तो आज एक बहुत प्यारा सा ये सेशन होने वाला है। दीतिका, आपका बहुत बहुत वेलकम मैं करती हूँ अपने ऑफिस में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और एक्चुअल में मैं बोलूँ तो मेरा ही सौभाग्य है कि मैं यहाँ बार बार आ पाती हूँ। और लाइक सिंस मेरी 10th से मैं मैम के टच में हूँ। और मैंने अपना टेस्ट करवाया और उसके बाद IQ टेस्ट करवाया, अपना काउंसलिंग ली, कैरियर काउंसलिंग। उसके बाद मैंने अपने कुछ लाइक कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कोर्सेज़ किए मैम के साथ, और उसके तब से ही हम लोग टच में हैं। और बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है कि मैं यहाँ बार बार आ पाती हूँ और इंटरेक्ट कर पाती हूँ। और मेरे जो भी डाउट्स हैं या कुछ मुझे लगता है कि सोसाइटी में ये चीज़ें चल रही हैं मेरी जनरेशन के साथ या फिर आने वाली जनरेशन में, तो हम वो चीज़ें डिस्कस कर पाते हैं, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आज दीतिका ने कहा कि मैडम मैं अब जर्नलिज्म कर रही हूँ तो आपका इंटरव्यू मैं करना चाहूँगी। मैंने बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो एक छोटा सा इंटरव्यू जो है अब हमारा रहेगा। दीतिका के कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो दीतिका मुझसे पूछना चाहती हैं। तो अब दीतिका क्या पूछती हैं, अब देखते हैं। तो मैम सबसे पहले तो हम सबसे बेसिक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कि जो आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक मेंटल पीस या मेंटल हेल्थ क्या है, और किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, क्या डिजीज़ेस हो सकती है, मतलब इससे रिलेटेड। ठीक है, मेंटल हेल्थ की दीतिका आप बात कर रहे हो। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि हमारी लाइफ के 4 पिलर्स हैं, उसमें से एक फिजिकल हेल्थ है, एक हमारी मेंटल हेल्थ है, एक इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। सो अगर एक भी पिलर अगर वो डगमगा जाए तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते। सो हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने पूछा कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, तो लोगों के मन में ये रहता है कि हमें कोई डिप्रेशन थोड़ी ना है, हमें कोई एंग्जाइटी थोड़ी ना है, तो हम मेंटली हेल्दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आप अगर लाइफ में खुश हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप पूरी कर पा रहे हैं, आपका सोशल सर्कल अच्छा है, आप सोसाइटी में अच्छे से अपना रोल प्ले कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली में अपना एक अच्छा रोल प्ले कर पा रहे हैं, और आप लाइफ में अपने गोल्स को सेट कर पा रहे हैं, और आप ओवरऑल खुश हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करते हो, तब हम कह सकते हैं कि हम मेंटली हेल्दी हैं। अदरवाइज़ ये नहीं है कि डिप्रेशन नहीं है, मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, उसको मेंटल हेल्थ नहीं कहेंगे। मेंटल हेल्थ का मतलब है एक ओवरऑल वेलबींग, जिसमें हम हर एरिया में अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर। मान लो एक छोटा सा चैलेंज आ गया, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, वहाँ हम डगमगा गए, वहाँ हम परेशान हो गए, वहाँ हमने कुछ ऐसा स्टेप उठा लिया, तो हम अपने आप को वहाँ मेंटली हेल्दी नहीं कह सकते। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि हम लाइफ के हर एरिया में एक बैलेंस बना के चल रहे हैं और हम खुश हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए, चाहे फैमिली के अंदर चाहे परिवार के बाहर। अब आपने पूछा था बीमारियाँ, तो बीमारियाँ तो बहुत ज़्यादा है। बड़ी कॉमन तो आपकी डिप्रेशन ही है। हर तीसरा बंदा कहता है कि मुझे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, मुझे पैनिक अटैक हो रहे। पैनिक अटैक तो मैं आपको बताऊँ दीतिका कि मेरे पास ही आए दिन कितने केसेस आते हैं जहाँ आपके टीनेजर्स या यूथ बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक, बहुत ज़्यादा उनको पैनिक अटैक हैं, OCD के बहुत ज़्यादा पेशेंट रहते हैं। तो ये सारी ये जो बीमारियां हैं, ये जो चारों बीमारियां कहीं, ये तो बहुत कॉमन होती जा रही हैं। आपको हर दूसरा बंदा इनमें से कोई ना कोई बीमारी वाला मिल जाएगा, है ना। तो मैम जैसे आपने बोला कि डिप्रेशन आजकल बहुत देखने मिल रहा है, तो मतलब अगर किसी को डिप्रेशन है तो क्या वो कॉमन चीज़ है, उसको लाइटली ले सकते हैं, या फिर मतलब उसको उसकी कोई मेडिकेशन डॉक्टर से लेकर वो ठीक हो सकता है, या फिर किसी काउंसलिंग या थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, या जस्ट उसको लाइटली ले सकते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन जो है
ये इसके बहुत सारे कारण हैं। मान लीजिए कि कोई हेरिडिटरी भी फैक्टर रहता है कि परिवार में किसी को डिप्रेशन है, तब भी लोगों में डिप्रेशन हो जाता है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, या सेरोटोनिन लेवल का कम होना, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। अब लाइटली लेने वाली बात ये है कि अगर मेरे आप व्यूज़ लो तो मैं ये कहूँगी कि डिप्रेशन को लाइटली लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इंसान का बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो जाती है। इंसान को लगता है मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, हर तरफ अंधेरा है, कोई होप नहीं बची। और ऐसे केसेस में अगर डिप्रेशन एक्सट्रीम तक चला जाता है, जिसको हम सीवियरिटी कहते हैं, तो लोग सुसाइड अटेम्प्ट तक कर जाते हैं। इतना खतरनाक है। अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम महसूस होते हैं, नेगेटिविटी आती है, रोने का मन कर रहा, उदासी लग रही, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा, और ये सिम्टम 10-15 दिनों से आपके लगातार बने हुए हैं, तो आपको डिले नहीं करना। अक्सर ये होता है कि घर में सलाह देते हैं कि ये कर ले, है ना, थोड़ा सा घूम ले, फिर ले, लेकिन इंसान के मन में क्या चला है। अब मैंने ये कहा था ना कि थॉट प्रोसेस भी हमारी होती है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है, अगर उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे तो हम चाहे कितना भी घूमते रहें, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। हमें थॉट लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। डिप्रेशन जैसी बीमारी को भी हमें लाइटली लेना ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत माइल्ड है, ठीक है, तो देखिए जब आप माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन वाला पेशेंट मेरे पास आता है तो विदाउट मेडिकेशन ठीक हो जाता है। मैं खुद ही उसको कहीं रेफ़र नहीं करती। लेकिन जब स्वीयर डिप्रेशन वाला, अब स्वीयर वाले में भी क्या है कि उसके सुसाइडल थॉट्स चले हुए हैं, दिन रात वो सुसाइड करने का सोच रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, मे बी वो अटेम्प्ट भी छोटी मोटी कर चुका है, तब वो केस जो है वो लाइटली लेने वाला ही नहीं है। उसको हम भी नहीं लेते, हम उसको साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करते हैं, वहाँ से दवाइयाँ चलेंगी, साथ ही साथ उसकी थेरेपीज़ चलेंगी, यहाँ से काउंसलिंग चलेगी। दोनों ही चीज़ें फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाती हैं। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन चीज़, मतलब मेरे साथ बहुत बार होता है, या फिर अक्सर आई थिंक बड़े छोटे सबके साथ होता है कि एंग्जाइटी कभी ना कभी आपको फील होता ही है। एक वो नर्वसनेस, पर थोड़ी ज़्यादा नर्वसनेस जब आपको होती है, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको हम कैसे कोप अप करें और क्या मतलब करना चाहिए उस टाइम। देखिए, जो एंग्जाइटी की आप बात कर रहे हैं, आजकल टीनेजर यूथ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, फ्यूचर का सोच लेंगे, आगे क्या होगा, और बहुत ज़्यादा वो नर्वसनेस और सारी चीज़ें। हमें समझना है कि देखिए, एज अ स्टूडेंट अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इंसान की, हर स्टूडेंट की एक प्लानिंग होनी चाहिए अपने करियर को लेके, एक एक्शन प्लान जिसको मैं कहती हूँ, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, स्टडी हैबिट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, गोल सेट करो। जब इस तरह से एक स्टूडेंट अपना प्लान करेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, उसमें कोई भी एंग्जाइटी जैसे इशू नहीं आएगा। लेकिन जब प्लानिंग नहीं है, अब पेपरों एग्ज़ाम का प्रेशर है, एग्ज़ाम सामने, आगे हमारी कुछ तैयारी नहीं है, नेचुरली एंग्जाइटी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें समझना है कि एंग्जाइटी क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, और मुझे किस तरह से प्लानिंग करनी है। लेकिन एंग्जाइटी का भी एक और जो टाइप रहती है, जो बीमारी जिसको हम कहेंगे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। वो अगले 10 सालों का सोच लेंगे, 20 सालों में क्या होने वाला है आज ही सोच लेंगे, और वो एक प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा केसेस में यहाँ पर देखती हूँ कि आज की बात नहीं करेंगे, वो अगले 10 सालों की, अगले 20 सालों की, और दिमाग पूरा दिन उनका चला रहता है, जिसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग करते हैं। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कि वो इतने थॉट्स उनके चले रहते हैं ब्रेन में, और इतनी फास्ट स्पीड से चले होते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं, और वो सोचते हैं तो एक्सट्रीम लेवल तक। मान लो हमारा कोई घर का मेंबर बाहर है, आपने कॉल करा, नहीं उठाया, दूसरी बार करा, नहीं उठाया, अब उनको लगेगा कुछ हो तो नहीं गया होगा। अब वो छोटा मोटा नहीं सोचेंगे, वो एक्सट्रीम तक सोचेंगे कि एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, अच्छा हो गया होगा तो क्या होगा, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। अब इंसान अगर पूरा दिन हर सिचुएशन में जो रियलिस्टिक नहीं है और इतना नेगेटिव सोचेगा, वो कितना परेशान होगा। और हाँ, और ऐसे सोचने का उसका पैटर्न बन जाता है, वो एक दिन का काम ही नहीं है, वो रोज़ की बात होगी उनके लिए, और रोज़ ऐसा करेंगे तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि बीमारी फिर बहुत ज़्यादा उनको तंग करेगी। जब इतना ज़्यादा हम 24 घंटे नेगेटिव थॉट्स के साथ रहेंगे, इतनी ज़्यादा थॉट्स के साथ, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि ये हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो 60 से 70 हज़ार थॉट्स पर डे जो है वो चलाता है, वो हमारे दिमाग में चलती हैं। अगर वो थॉट्स नेगेटिव क्वालिटी की हैं, नकारात्मक हैं, सुसाइडल हैं, जेलिसी से भरी हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई थॉट्स हैं, फिर तो हमारी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ने वाली है। फिर तो हम किसी से नहीं कह सकते हम मेंटली हेल्दी है ना, क्योंकि हमें डिप्रेशन नहीं है। नहीं भाई
तो इतनी ज़्यादा थॉट्स और वो नेगेटिव क्वालिटी की, जैसे जो मैंने कहा कि जो नेगेटिव इमोशन से भरी हैं, तो फिर हमारी मेंटल हेल्थ की तो फिर क्या होने वाला है। सो हमें इन चीज़ों को समझना है कि हमें किस तरह से सोचना है, कैसे सोचना चाहिए। और कोई दिक्कत होती है तो लोग ना, यहाँ पे थोड़ा सा रहता है दीपिका कि लोग निकलते नहीं हैं बाहर। हिमाचल में लोग क्या करेंगे, अपने देसी नुस्खे लगाएंगे, लोगों से सलाह यहाँ वहाँ की, उससे रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, वो तो हमें आती ही नहीं। यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेंगे, जैसे मेरा भी तो यूट्यूब चैनल है, मोटिवेशनल, सबसे बड़ा कि मोटिवेशनल वीडियो। भाई फिर मेरे पास लोग आते हैं, बोलते मैंने मोटिवेशनल वीडियो देखा लेकिन 2 दिन असर हुआ। इंस्टेंट होता है, आप किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखोगे, आपको एक दिन फील होगा कि बहुत ही मतलब क्या अच्छा बोला इन्होंने, और आज तो मुझे एनर्जी फील हो रही है। नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो आपका सेम वही पैटर्न है। पर एक बहुत कॉमन ये भी क्वेश्चन है कि बहुत एंग्जाइटी है, या फिर अभी हम आगे पैनिक अटैक्स या ओसीडी पे आएंगे, तो बहुत हाउस होल्ड्स में ये रहता है कि बच्चे फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं, फ़ोन में ज़्यादा ध्यान है, तो फ़ोन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या फ़ोन की वजह से ये सब कुछ है? अटेंशन स्पैन ऑब्वियसली कम हो रहा है हमारी जनरेशन का, पर क्या फ़ोन की वजह से सब कुछ है, या फिर बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं और ये सब बहाने हैं, या ये सब कुछ, क्या ये सब फैक्टर्स भी रहते हैं? अब जैसे आप कह रहे हो कि फ़ोन की वजह, तो फ़ोन भी एक वजह है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। जैसे कोई फ़ोन उठाएगा, रील चल पड़ेंगी, कोई कुछ न्यूज़, किसी ने अपना कुछ डाला है कि अचीवमेंट्स डाले, तो हम कंपेयर करने लग जाएंगे। तो वो सोर्स है एक हमारी नेगेटिविटी का, हमारी एंग्जाइटी का, क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम दूसरों को देख रहे हैं, इसकी अचीवमेंट है। अब हमें नहीं पता कि उस बंदे ने, उस इंसान ने इतने सालों मेहनत करी है। जैसे अगर हम चेस चैम्पियनशिप, जो वर्ल्ड चैम्पियन गुकेश हमारे रहे, उसको देखें तो 18 साल का वो एक यंग लड़का है। 11 साल की उम्र में उसने कहा था कि मैं सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहूँगा, मैं बनूंगा। तो देखो उसकी इतनी सालों की जर्नी किसी ने नहीं देखी, वो मेडल देखा, वर्ल्ड चैंपियन बना, ये देखा। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ले रातों रात बन गया होगा, हम मेहनत नहीं करेंगे, और ये सारी चीज़ें। तो फ़ोन भी एक कारण है, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और आजकल की यूथ की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं आजकल के यंगस्टर्स की लाइफ में। सो ये सारी वजह बनती हैं, क्योंकि हम एफर्ट्स नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते। आज आप फ़ोन करेंगे, भूख लगी है, पिज़्ज़ा आ जाएगा, ऑर्डर करके आ जाएगा। जो प्रोसेस एक हम खाना बनाने में करते हैं, उसमें कितनी मेहनत लगती है, उसमें हमारे एफर्ट्स आते हैं। जब कोई चीज़ हम खुद से बनाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारी सेल्फ इस्टीम अच्छी होती कि मैं भी बना लेती हूँ। सो वो सारी चीज़ें, तो ये सब वजह हैं आज जो प्रॉब्लम्स हमारे समाज में देखने को मिल रही हैं, तो उसमें फ़ोन भी एक फैक्टर है। पर क्या फ़ोन ही अकेला मतलब एक फैक्टर है, वो क्वेश्चन है, क्योंकि हम अकेला फ़ोन को ब्लेम नहीं कर सकते कि सिर्फ यही है। बीइंग अ ह्यूमन, फियर, एंगर, हेट्रेड, रेज, ये सब एक, मतलब हेट्रेड रेज तो थोड़ा एक्सट्रीम है, पर ये सब कुछ ना, मतलब बीइंग अ ह्यूमन आपके अंदर ये फीलिंग्स होंगी। पर वही बात है कि ओवर थिंकिंग और मैनिफेस्टेशन, मतलब जो हमारी जनरेशन है वो मैनिफेस्टेशन में बहुत मानती है फ्यूचर में। तो इन दोनों चीज़ों में एक लाइक स्लाइट डिफरेंस है, थिन बाउंड्री है। मैंने पहले एंग्जाइटी के बारे में पूछा था, उसी के आगे वो है कि एक एंग्जाइटी में ही वो चीज़ आती है कि पैनिक अटैक आने लग पड़ता है। आप बैठे हो और एकदम से आपको कुछ सोच रहे हो, घबरा रहे हो, आपके हाथ कांपने लग पड़े, पसीना पसीना हो गए, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग, मतलब मैंने ऐसे भी देखा, फेंट होने लग पड़े। तो क्या पैनिक अटैक्स भी, मतलब क्या कैसा रहता है उसमें? देखो, अगर पैनिक अटैक की बात करूं तो पैनिक अटैक जो हैं एसोसिएटेड विद फियर्स। जब आपके चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, है ना, वो हम खुद नहीं करते कि ठीक है कि मुझे डरना है, लेकिन जैसे मान लीजिए हम इमोशनली वीक इंसान हैं, है ना, हम हर सिचुएशन पे, बात पे डर जाते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें, जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जहाँ जो एक डेंजर वाली सिचुएशन है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें फाइट और फ्लाइट मोड में डालता है कि भाई फाइट करो, ये फ्लाइट कर जाओ, है ना। अब होता क्या कि इंसान हर टाइम जो है अपने आप को छोटी छोटी बात में डरा लेता है कि हाँ कैसा होगा, क्या होगा, और वो ट्रिगर्स अंदर बैठ जाते हैं। छोटी सी सिचुएशन हुई, अब क्या है, वो आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है वो एक्टिवेट, हाइपर एक्टिवेट हो जाती है। उसकी वजह से ये एक्टिवेशन बनी हुई है, मतलब सिचुएशन कुछ नहीं है, एक थॉट आई, उसने ही उस ग्लैंड को हाइपर एक्टिवेट कर दिया और हार्ट बीट फास्ट होगी। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड आपको वो एक मैसेज दे रहा है कि भाई फाइट फ्लाइट मोड, कोई सिचुएशन खतरनाक है, आप फाइट करो या फ्लाइट करो, लेकिन रियलिटी में अब कोई सिचुएशन नहीं है।
क्योंकि वो हमने सालों से माइंड का पैटर्न बना लिया है। सिचुएशन तो सब नॉर्मल हैं, ठीक हैं, लेकिन ब्रेन उस पैटर्न में अब चला गया है कि हम पैनिक अटैक फील करते हैं, क्योंकि वो हमारा हाइपर एक्टिव जो एड्रेनल ग्लैंड है वो हो चुकी है। सो हमें ये समझना है कि जो हम हार्मोनली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, हमारे केमिकल इम्बैलेंस हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड में जो हमारे फियर्स हैं वो आज निकल के पैनिक अटैक के रूप में आ रहे हैं। सो ये चीज़ें उसी इंसान में देखने को मिलती हैं, पैनिक अटैक जैसी, जो इमोशनली वीक हैं, आपके जो वीक हैं और जो बहुत ज़्यादा हर सिचुएशन में फियरफुल हो जाते हैं। सो पैनिक अटैक बहुत कॉमन हो रहा है। मेरे पास से कितने केसेस आते हैं जहाँ लोगों को पैनिक अटैक आ रहे हैं, हार्ट बीट फास्ट हो रही है, हाथ पैर ठंडे हो रहे, पसीने आ रहे, उनको लग रहा है हम फेंट हो रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट हैवीनेस, और सिमिलर टू हार्ट अटैक सिम्टम होते हैं। सो लोग कितनी बार ECG करवा लेते हैं, इको टेस्ट करवा लेंगे, कितनी हार्ट की जाँचें करवाते हैं, वो सारी नॉर्मल होती हैं, लेकिन वही कि अब हमने अपने आप को वो हाइपर एक्टिव मोड में डाल दिया है, तो वो फिर है। और मतलब मेरा अपना एक देखा हुआ केस है कि अगर आपको कोई बिट्रेयल फील हो रहा है या फिर कोई आपको डिसीव कर रहा है और उस मोमेंट पे आपको इंस्टेंट पैनिक अटैक आ रहा है, या फिर आप किसी चीज़ से काफ़ी परेशान हो, PCOD या PCOS में काफ़ी देखने को मिलता है ये, तो किसी को अगर उस सिचुएशन में पैनिक अटैक आता है, क्योंकि अब तो तब सिचुएशन भी है और आपके पास मतलब उस टाइम पे जो आपकी सराउंडिंग्स है वो भी आपको हेल्प नहीं कर सकते, पेरेंट्स, और क्योंकि वो सब आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, पर वो हेल्प नहीं करेगी चीज़, क्योंकि आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही है कि मेरे साथ धोखा हुआ है या मुझे किसी ने डिसीव करा है, मैं हर्ट हूँ, वैसे ऐसे करके किसी की तरफ से अफेक्शन नहीं आया वैसा कुछ। तो उस सिचुएशन में मतलब क्या कर सकते हैं? देखो दीपिका, दो तरह के इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे नेगेटिव इमोशन से पैदा होती हैं। अगर हम शुरू से ही फियर में रहते हैं, हम छोटी छोटी बात पे घबरा जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, एकदम से फ्रस्ट्रेशन अंदर आ जाती है, इरिटेशन, तो होता कि उसके लिए हम आगे जाके प्रिपेयर नहीं होते। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना। जैसे आप बेंगलोर में स्टडी कर रहे हो, पेरेंट्स तो नहीं, इतनी दूर आप चाह के भी उनकी मदद नहीं ले सकते, क्योंकि 1-2 घंटे का रास्ता है कि आ जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। सो हमें वहाँ पे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है कि मैं बाहर हूँ। और धोखा देने वाली बात है तो हम ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में ही ना लाएं जो इस तरह के हों, हम अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में लाएं, सोच समझ के हम दोस्ती करें ताकि इस तरह की सिचुएशंस ना आए। और अगर आप बाहर हैं, आपको पता है कि अलग अलग जगह से बच्चे पढ़ने आए हैं, एनवायरनमेंट भी फास्ट है वहाँ का और सारी चीज़ें, तो हमें भी वैसे स्ट्रॉन्ग बनना है कि हम इमोशनली इतना वीक ना हो कि कोई कुछ कर गया हमारे साथ, कुछ बोल गया तो हम हर्ट में चले जाए, है ना। हमें उन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करना है। ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप वहाँ पे ऐसा करेंगे कि ठीक है, मैं पढ़ाई के लिए आई हूँ, कोई कुछ बोलता है, ठीक है, मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है इन चीज़ों से, तो धीरे धीरे हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, अपनी जो इमोशनल जो हम वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम कर लेते हैं। सबसे पहला ही होता है कि फाइंड योर इमोशंस की हो क्या रहा है। मैं पेन में हूँ क्योंकि किसने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि किसने कुछ बोला, तब हमें समझ आ जाता है कि किसी की बोलने से मैं उदास हूँ, परेशान हूँ। अब दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि ठीक है, इस सिचुएशन में मैं कैसे बेटर फील करूँ या कैसे दूसरा अच्छे वाला इमोशन मेरे अंदर आना चाहिए, मैं क्या करूँ इसके लिए। ठीक है, मैं थोड़ा गाना सुन लूँ, मैं किससे बात कर लूँ, मम्मी पापा से बात कर लूँ, है ना, थोड़ा बाहर निकल के बालकनी में खड़े होकर मैं ग्रीनरी देखूँ। मतलब उस स्टेट को तोड़ना है, आपने आइडेंटिफाई करना है और उस स्टेट से निकल जाना है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। और ये प्रैक्टिस करके आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बना लेते हैं और बैलेंस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी में एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब तो बहुत ही ज़्यादा है, हर कोई दूसरा इंसान शुरू में जब डिप्रेशन टर्म आई थी तो सब ऐसे बोलते थे कि मुझे तो डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन। स्लोली स्टेडीली थोड़ा सा अवेयरनेस आया तो लोग अब डिप्रेशन को कंसीडर करते हैं कि ये सीरियस चीज़ है। पर अब OCD का वैसा हो गया है कि ये पेन रखा है, इसको ऐसे थोड़ा सा ठीक किया, फिर बोलेंगे कि मुझे तो OCD है, मैं ऐसे नहीं देख सकता। तो क्या OCD उतनी मतलब स्लाइट हो सकती है या फिर लाइक कोई बड़ी बड़ी चीज़ ही OCD होती है या बहुत सीवियर होती है, बहुत कैसे? ठीक है, देखो अगर OCD की बात करूँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो होता क्या, शुरू में तो छोटी चीज़ से स्टार्ट होगी कि कोई, जैसे आप यहाँ बैठे हैं टेबल पे हाथ रखा, अब कोई सोचेगा मेरे हाथ में गंदगी लगी, अब मैं कपड़ों से लगाऊंगी तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे चेंज करने पड़ेंगे, मुझे नहाना पड़ेगा। तो शुरू में थोड़ा थोड़ा होता है, जो हम पेरेंट्स भी लाइटली लेते हैं कि कुछ नहीं, बच्चा बड़ा साफ़ सुथरा है, ये बार बार हाथ धोता है, ऐसे सुनने को मिलता है कि बड़ा साफ़ सुथरा बच्चा है, नीट एंड क्लीन। लेकिन उनको नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है। अगर वो एक बार हाथ धोना चाहिए, वो 10 बार धो रहा है। अब मेरा बेटा एक सुना रहा था कि उसका कोई फ्रेंड है, तो
मम्मा वो नहाने के बाद भी हाथ धोता है। अब देखो नहाने के बाद हाथ धोने का कोई मतलब नहीं होता ना, इट मीन्स वो चीज़ अभी छोटी है, अभी वो छोटी है प्रॉब्लम, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा चीज़ें बड़ी होती जाएंगी और वो सिचुएशंस, हर सिचुएशन में उसको गंदगी महसूस होगी। सो अगर आप अर्ली इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं तो जल्दी ठीक हो जाती। अदरवाइज़ जैसे आपने बोला कि बड़ी भी हो जाती, तो मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट पेशेंट रहते हैं जिनको OCD है। एक कोई मेरे क्लाइंट हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, उनको मक्खी से OCD है ना। मक्खी से वो कहीं भी मक्खी को देख लेंगे तो उनको लगेगा गंदा, या कपड़ों पे बैठ गई तो वो कपड़े धोने लग जाएंगे, अगर खुद पे बैठ गई तो वो नहाने लग जाएंगी। तो ये सारी चीज़, अब देखो कि इतनी ठंड में कोई 8-8 बार नहाना तो आसान काम नहीं है ना। तो वही बात कि ये चीज़ें हमें समझनी होती हैं कि कोई चीज़ शुरुआत में छोटी ही होती है लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 2 साल 3 साल लोग बोलते हैं मैडम हमें 10 सालों से OCD है। अब सोचो 10 सालों की बीमारी है वो, अब 10 सालों की है तो ट्रीटमेंट भी लंबा चलेगा, एफर्ट्स भी उतने ही ज़्यादा लगेंगे, तो वो हो जाता है। इसलिए अगर टाइमली हम चीज़ों को कंसिडर करें तो OCD मैंने कितने पेशेंट ठीक करे, कईयों का क्योंकि लंबी थी बीमारी तो 2-2 साल ट्रीटमेंट चला, काउंसलिंग सेशन चले, थेरेपी चली, दवाइयाँ चली, आज वो ठीक है, आज बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। लेकिन वही था कि वो थोड़ा लेट कर गए। एक्चुअल में वही बात है कि अवेयरनेस काफ़ी कम है। मतलब जैसे आपने बोला कि साफ़ सुथरा है बच्चा, वो बेडशीट पे जो क्रीज दिखते हैं तो ठीक कर दी, नहीं ये तो बहुत अच्छा है, सेंसिबल है बच्चा, समझदार है, पर धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ जाती है। लास्ट में मतलब मैं आपसे क्लोजिंग उसमें यही पूछूंगी, आउटरो, कि जैसे हमने बात की डिप्रेशन की, मेंटल हेल्थ की, मेंटल पीस की, एंजाइटी की, पैनिक अटैक की, OCD की, तो इन सब को ओवरऑल जैसे आपने बताया कि आप काउंसलिंग देते हो या फिर आप ट्रीटमेंट देते हो, तो आप उसको काफ़ी ब्रीफली बता सकते हो कि मतलब किस तरह से आपकी सर्विसेज रहती हैं और क्या ट्रीटमेंट्स देते हैं और कैसे प्रोसीजर पूरा करते हैं। अब देखो लोगों के मन में बड़ा रहता है, मुझे कोई इंक्वायरी के लिए क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्वेरीज के लिए कोई आते हैं कि मैडम कैसे करते हैं आप, उनको लगता है कि ठीक है बोलना, देखो बोलना वो लेमैन का काम है कि हाथ मत धो बार बार, है ना, हाथ नहीं धोने चाहिए, वो पेरेंट्स कहते हैं लेमैन लैंग्वेज है, ये लेमैन टेक्निक्स है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमारे पास स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं हर प्रॉब्लम के लिए। अब डिप्रेशन वाले के लिए एंग्जाइटी वाली टेक्निक्स नहीं चलेंगी, है ना, OCD वाले के लिए आप पैनिक अटैक वाली नहीं लगा सकते, तो सबके लिए अपनी टेक्निक्स हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चनियर्स होते हैं, थेरेपीज़ होती हैं, सेशंस होते हैं। सो सबसे पहले तो हिस्ट्री ही ली जाती है बड़े डेप्थ में जाके कि कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, क्या कारण रहे, क्या ट्रिगर्स हैं, सब हम फाइंड आउट करते हैं। जब वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में आ जाती हैं तो सीवियरिटी चेक की जाती है उसके बाद कि अब सीवियरिटी कितनी है भाई। अब सीवियरिटी के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से सेशंस होते हैं। तो हर सेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकालते हैं, लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं निकल के आती हैं चीज़ें, फिर पेशेंट को भी समझ आता है कि यहाँ मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इन एरियाज़ पे वर्क करना है। सो इस तरह से सेशन चलते हैं, हर काउंसलिंग सेशन में हमारी टेक्निक्स आती हैं, थेरेपी सेशंस होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन दवाई की जरूरत मैं फिर बोलूँगी उन केसेस में रहती है जहाँ सीवियरिटी है, माइल्ड मॉडरेट में बड़े आराम से यहाँ से निकल के चले जाते हैं। आज लोग बढ़िया, कितने स्टूडेंट्स, मेरा सबसे छोटा अगर मैं यहाँ कोई पेशेंट बोलूँ तो 4 साल का बच्चा, 4 साल का एक बच्चा जो ADHD था, मतलब वो सबसे छोटा मेरा क्लाइंट, और बड़े से बड़ा तो किसी भी एज ग्रुप का 40, 50, 60 एज ग्रुप के, अलग अलग एज ग्रुप के आते हैं, लेकिन सबसे छोटा 4 साल का। तो पेरेंट्स डरें कि हाय कहीं दवाई चल गई तो क्या, देखो टॉनिक चले, ब्रेन टॉनिक चले, और यहाँ से पेरेंट्स को बताया गया, पेरेंटिंग स्किल्स सिखाई गई, उनकी काउंसलिंग हुई पेरेंट्स की और टेक्निक सिखाई गई। आज वो बच्चे बढ़िया चल रहे हैं और उससे छोटे बच्चे, उसके बड़े 6 साल 7 साल के। तो इस तरह से तो देखो हम क्या सोचते हैं, हम डरते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, काउंसलिंग नहीं लेनी, वो घर में ही सलाह मशवरा। अब मैं आपको बताऊं दीपिका, मैं कितने स्कूल्स में लेक्चर करने गई तो वहाँ के कई जैसे स्टाफ में से लोग निकल के आए कि मैडम डिप्रेशन है हमारे बच्चों को, जैसे कोई केस, अब मैं जगह और वो नहीं बता सकती, कहा कि कमरे में बंद है बच्चा। देखो कोई ऐसे केसेस भी थे जहाँ डॉक्टरेट कर रहा है बच्चा, MBBS कर रहा है, और वो 2nd या 3rd ईयर में उसने पढ़ाई छोड़ दी, वो डिप्रेशन में चला गया, जैसे मान लो कोई मार्क्स कम आ गए, कुछ ऐसा हुआ। तो अब उन्होंने क्या करा कि किसी को नहीं बताना है, छुपाना है, और वो बच्चा घर में बंद कर लिया कि ठीक है बाहर ना जाओ कि किसी को पता ना चल जाए। ऐसे ऐसे चीज़ें देखी कि बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट तक करे।
है ना, फिर भी लोग अवेयर नहीं होते कि अभी भी ट्रीटमेंट लेना है। देखो वो खुद बच्चा डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा है, तो पेरेंट्स वहाँ भी अवेयर नहीं होते कि हमें छुपाना नहीं है, वो किसी के साथ भी हो सकता है मेंटल हेल्थ इशू, भाई वो हमारे साथ भी चीज़ें हो सकती हैं। मैं तो सबको बोलती हूँ हम भी इंसान है ना, साइकोलॉजिस्ट तो मेरा प्रोफेशन है, लेकिन हम भी तो इंसान, हम भी तो बीमार होते हैं, हम भी तो हॉस्पिटल जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है ना। तो मैंने देखा वो केस इतना ख़राब कर दिया था पेरेंट्स ने कि बस घर में बंद रखना है, बताना नहीं है किसी को, और उस चक्कर में वो लड़का 4-5 सालों से घर में बंद है और इतना डिप्रेस्ड है कि सुसाइड अटेम्प्ट तक कर चुका है। तो मैं ये बोलती हूँ कि खुल के आना चाहिए। लोगों को लगता है कि काउंसलिंग का क्या मतलब है, जाएंगे बातें करेंगे, नहीं, बात करना, हम कोई लेमन वाली चीज़ें थोड़ी ना लगाते हैं यहाँ पे। हमने पढ़ाइयाँ करी हैं, सबसे पहले तो लोग सोचते हैं कि हम खुद ही कर लेते हैं, भाई तो हम किस लिए बैठे हुए हैं, हमने उस फील्ड में, उस एरिया में स्टडीज़ करी हुई है ना, हमारे पास डिग्रीज़ हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, जिसके बेस पे हम हेल्प कर रहे हैं। सो ये चीज़ें मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं लैकिंग है, क्योंकि मैं देखती हूँ तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, वहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक वो करते हैं जहाँ वो केस को 3-4 साल के लिए वो चीज़ को छुपा लेते हैं, और फिर निकलेंगे जब बहुत ख़राब केस हो जाता है। अब वहाँ डॉक्टर भी कहते हैं कि पूरी उम्र दवाइयाँ लगेंगी, फिर और वो परेशानी में आ जाते हैं, है ना, फिर वहाँ दिक्कत है। लेकिन अगर शुरू में ही कोई आ गया कि बच्चे को ऐसे दिक्कत हो रही है, बच्चा ऐसे कर रहा है, तो बहुत जल्दी थॉट्स क्लियर करके हम ओके कर देते हैं, और बहुत बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो आज का जो इंटरव्यू दीतिका के साथ रहा, दीतिका ने लिया, देखो एक स्टूडेंट ने अब इंटरव्यू लिया और जर्नलिज्म दीतिका कर रही है, तो एक जर्नलिस्ट की तरह क्वेश्चंस करे, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे आपने क्वेश्चंस पूछे। आई होप कि ये वीडियो बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो हमें देख रहे हैं, जो मेरे फेसबुक फ्रेंड है, मैं फेसबुक पेज को डालूंगी। सो बस यही है दीतिका कि आज के इस इंटरव्यू का यही पर्पज़ था आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से, कि लोग अवेयर हों, है ना, अवेयर हो। और ये जो बीमारियां हैं, मतलब पहले तो इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप बीमार हो, ऐसे हो। अगर आप बहुत इनिशियल स्टेज पे इसको फाइंड आउट कर लेते हो कि सेंस कर लेते हो कि मुझे है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, जस्ट मेंटल हेल्थ का मतलब इश्यूज़ हैं छोटे मोटे जो ठीक हो सकते हैं अगर आप टाइम से आते हो। वही बात है, अगर आप टाइम से नहीं आओगे फिर ये बीमारी ही बनेगी। पर अगर आप पहले से सोचोगे कि यार मैं तो बीमार हो गया, बताना नहीं है ये सब कुछ, अगर आपको नहीं बताना है तो पहले से पेरेंट्स को और जो बच्चे हैं घर पे उनको वैसा माहौल बना के रखना पड़ेगा कि आपके बच्चे आपके साथ ओपनली बात कर सकें और ये सब कुछ हो ही ना। और अगर हो रहा है तो उसके बाद आपको कंसल्ट ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। उसका आप घर पे सॉल्यूशन नुस्खों से या फिर किसी ब्लेम गेम खेल के नहीं निकाल सकते हो। और पेसिमिस्टिक सोच के, नेगेटिव सोच के, नकारात्मक वो सब करके इसका कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। 1-on-1 इंटरेक्शन होती है यहाँ पे, 1-on-1 कन्वर्सेशन होती है और उसके बाद आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तभी मतलब इतना अच्छे आपके पास क्लाइंट्स और सब कुछ। तो मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि अगर आपको कभी भी सेंस होता है, पहले तो मतलब ऐसे एनवायरनमेंट ही मत बनाओ अपने घरों में कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आए कि डिप्रेशन की और ये सब प्रॉब्लम्स आए। अगर आ जाती हैं तो आपके पास मतलब आपके शहर में या फिर आसपास के एरिया में मैम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, इससे पहले चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपको बहुत सीवियर मेडिकेशंस लेनी पड़े और आपका इम्बैलेंस हो लाइफ में और मतलब प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, आपका सोशल सर्कल ख़राब हो सकता है, पढ़ाई पे अफेक्ट पड़ेगा, करियर, बहुत सारी चीज़ों पे अफेक्ट पड़ जाता है। आपको ऐसा लगा कि यार मैंने 3 साल वेस्ट कर दिए, 3 साल पहले ये स्टेप लिया होता तो आज मैं कहाँ होता। तो वो रिग्रेट, गिल्ट, ग्रीफ वो हमेशा रहेगा। तो इससे बेटर है अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए या पेरेंट्स को लग रहा है बच्चों से बात करनी चाहिए तो अभी मतलब कर लेनी चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम। और अगर आपको लग रहा है कि अब आपको स्लाइट मतलब है वो फीलिंग कि मुझे ये सिम्टम्स हैं और एक बार कंसल्ट करो, तो पेरेंट्स को भी इतना अवेयर होना चाहिए कि सब चीज़ घर पे सॉल्व नहीं हो सकती, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और ये काफ़ी प्रिवेसी रहती है, मेंटेन करते हैं, किसी का नाम किसी का कुछ ऐसे ओपनली नहीं बोलता है। तो आप आ सकते हैं और कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, इससे पहले प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच दीतिका इस वैल्यूएबल इंटरव्यू के लिए, और आई होप कि ये वीडियो सबको बहुत पसंद आने वाला है। एक बहुत अवेयरनेस सोसाइटी में क्रिएट होगी जो कि हमारा दोनों का मकसद रहा इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच।